इसके माध्यम से हाँ पकड़िए पकड़िए पूरा हटा देना है। कहते हैं आकाशीय बिजली से भी बेहतर दृष्टि बनानी थी, आकाशीय बिजली से भी बेहतर दृष्टि बनानी थी, सोने की चिड़िया भारत का हीरा बेटी दिखाने थी। विश्व विजय का बजा फटका, अरे विश्व विजय का बजा फटका, मानवता जिसकी शान थी वह सम्राट अशोक ही थे, जिनका दुनिया दीवानी था। आज उद्घाटन करने के हाथ है, बहुत ऐतिहासिक है और बहुत गौरवान्वित है। सम्राट अशोक को शाखा होमगार्ड्स के लिए ऐतिहासिक लम्हों को हम मुख्य अतिथि आज मेरा दिल आदर करता है। मुख्य अतिथि आज मेरा दिल, मुख्य अतिथि आज मेरा दिल आदर करता है। विश्व गुरु का परिवार आपका स्वागत करता है। विश्व गुरु का परिवार आपका स्वागत करता है। सब परिवार आज आपका स्वागत करता है। विश्व गुरु का परिवार आपका स्वागत करता है। स्वागत करता है जिस चरण में फूल चढ़ाता है। स्वागत करता है जिस चरण में फूल चढ़ाता है। स्वागत करता है जिस चरण में फूल चढ़ाता है। सग परिवार आज आपका स्वागत करता है। विश्व गुरु का परिवार आपका स्वागत करता है। मुख्य अतिथि आज मेरा दिल, मुख्य अतिथि आज मेरा दिल आदर करता है। मुख्य अतिथि आज मेरा दिल आदर करता है। विश्व गुरु का परिवार आपका स्वागत करता है। लट साहिब का परिवार आपका स्वागत करता है। स्वागत करता है जिस चरण में फूल बिछाता है। स्वागत करता है जिस चरण में फूल चढ़ाता है। स्वागत करता है जिस चरण में फूल चढ़ाता है। सब परिवार आज आपका स्वागत करता है। कब से खड़े हैं पल के बिछाए, सेवा में है आपके। कब से खड़े हैं पल के बिछाए, सेवा में है आपके। रंग बिरंग फूल लुम्बिनी बन के, रजनीगंधा रात के। रंग बिरंग फूल लुम्बिनी बन के, रजनीगंधा रात के। परम कसौटी आप कर, परम कसौटी आपका ये दिल आदर करता है। परम कसौटी आप कर, परम कसौटी आपका ये दिल आदर करता है। लट साहिब का परिवार आज आपका स्वागत करता है। मुकरगंज सब परिवार आपका स्वागत करता है। स्वागत करता है जिस चरण में फूल बिछाता है। स्वागत करता है जिस चरण में फूल बिछाता है। सब परिवार आज आपका स्वागत करता है। सब परिवार
आपका स्वागत करता है। हम प्रेमी हैं दिल के सच्चे, भेदभाव नहीं जानते। हम प्रेमी हैं दिल के सच्चे, भेदभाव नहीं जानते। करुणा मैत्री के बलबूते एक एक कदम बढ़ाते हैं। करुणा मैत्री के बलबूते एक एक कदम बढ़ाते हैं। मन में हम मंग लिए, मन में हम मंग लिए अभिनंदन करते हैं। मन में हम मंग लिए, मन में हम मंग लिए अभिनंदन करते हैं। लट साहिब का परिवार आपका स्वागत करता है। परिवार आज आपका स्वागत करता है। स्वागत करता है जी चरण में फूल चढ़ाता है। स्वागत करता है जी चरण में फूल चढ़ाता है। मुकरगंज के परिवार सब आपका स्वागत करते हैं। परिवार आज आपका स्वागत करते हैं। लट साहिब का परिवार आपका स्वागत। पूरी दुनिया में जिससे होती है पहचान, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूँ। तत्पश्चात हम जिससे शासित और प्रशासित होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए पूरी दुनिया के असभ्य मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले विश्व के महान वैज्ञानिक, महान अर्थशास्त्री, महान चिकित्सक, महान पर्यावरणविद, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। तत्पश्चात खंड खंड बिखरे हुए भारत को पहली बार एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले भारतीय इतिहास के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूं। तत्पश्चात आज जिनके याद में, जिनके प्रतीक चिन्हों को इस हुंकारगंज गांव में स्थापित किया गया है, सम्राट अशोक स्तंभ आपके बगल में जो देख रहे हैं, यह सम्राट अशोक क्लब के 27 वर्षों का कमाई है जो आज खड़ा हुआ। और ये आने वाले वर्षों में सदियों तक इतिहास को दोहराता रहेगा और समस्त भारतीयों को प्रेरणा देता रहेगा कि एक भारतीय होने का कर्तव्य क्या होता है और एक भारतीय की पहचान क्या होती है, यह अशोक स्तंभ बताता है। क्योंकि बीते हुए दिनों में अशोक स्तंभ भारत में नहीं के बराबर हो गए थे, इसलिए भारतीयों से राष्ट्रीयता का जो है विलुप्त होना शुरू हो गया था। हम भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, जो राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए, जो राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए, उन चीजों की कमी महसूस हो रही थी। तो सम्राट अशोक क्लब के जाबाज कार्यकर्ताओं ने सोचा, विचार किया और मंथन किया कि हम पुनः भारत के लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की भावना कैसे जागृत कर सकते हैं। इसके लिए पहला रास्ता अपनाया कि हम गांव-गांव सम्राट अशोक का स्तंभ लगाने का प्रतिज्ञा करते हैं। और इन 27 वर्षों के अंदर पूरे भारत में सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं के द्वारा 180 सम्राट अशोक स्तंभ लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में
84,000 नहीं 84 लाख सम्राट अशोक स्तंभ लगाएंगे। हम सम्राट अशोक क्लब की ओर से ये घोषणा करते हैं। और उन्हीं इसलिए आज यह गांव पहले तो हुंकारगंज था, हुड़री था, लेकिन अब राष्ट्रीय हुंकारगंज हुड़री के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहां से राष्ट्रभक्ति का नारा बुलंद हो रहा है। ऐसे सम्राट अशोक महान, जिनकी प्रेरणा से हम सभी सम्राट अशोक क्लब का स्थापना किए और सम्राट अशोक महान के विचारों को भारत में पुनः स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं इन सम्राट अशोक स्तंभ के माध्यम से। ऐसे सम्राट अशोक महान जो दुनिया में महापुरुषों में दूसरे स्थान पर रहते हैं, उनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे सम्राट अशोक महान को नमन करता हूं। साथ ही आधुनिक भारत में शिक्षा की क्रांति ज्योति जलाने वाले राष्ट्र पितामह महामना ज्योतिबा फूले और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूं। शायद राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो शायद आज हमारी माताएं बहनें और एक हमारी बहन जो मंच पर बैठी हैं, शायद इनको मंच पर बैठने का अधिकार नहीं होता। ऐसे सावित्रीबाई फूले को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने आप माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार दिलवाया अंग्रेजी अदालत से लड़ करके। साथ ही आधुनिक भारत के गरीबों शोषितों के मसीहा और इनकी लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो जाने वाले अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी को नमन करता हूं। आज बड़ा खुशी हो रही है हमें, क्योंकि मैं भी इसी जिले का हूं और जब अपने जिले का गौरव बढ़ता है तो हर किसी को खुशी होती है। काम तो पूरे देश में करना है, लेकिन कहा गया है कि अपना घर अच्छा होता है तो सबका घर अच्छा लगता है। तो हमने प्रयास भी किया है। और सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारी हमारे बीच मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अमाव के संजय राव जी उपस्थित हो चुके के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सम्राट अशोक क्लब नामक जो बोधि वृक्ष है, यह बोधि वृक्ष अब सिर्फ ओंकारगंज हुड़री में और भारत में ही नहीं है। अब इस बोधि वृक्ष की शाखाएं हमारे विश्व के अनेक राष्ट्रों में, अनेक देशों में अब पहुंच रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरह सम्राट अशोक महान ने पूरे विश्व को अपना संदेश दे करके पूरे विश्व को अपना अनुयायी बनाया था और लोगों ने सम्राट अशोक को अपने धर्म का राजा माना था। एक समय आएगा जब सम्राट अशोक क्लब सम्राट अशोक महान के विचारों को, जो वैश्विक विचार है, वैश्विक एकता का संदेश है, उसे भारत की भूमि से उठाकर निकालकर भारत की संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर विश्व के सुदूर देशों तक पहुंचाएगा और भारत पुनः विश्व विजयी बनेगा। क्योंकि विश्व के अनेक देशों में आज भी सम्राट अशोक महान के विचार स्थायित्व प्राप्त किए हुए हैं। तथागत गौतम बुद्ध का धम्म विश्व के अनेक देशों के लोगों के अंदर आज भी स्थान बनाए हुआ है। बस हमें और आपको
मिलकर के 2 कदम साथ चल करके उन विचारों को पुनः विश्व के अनेक लोगों तक पहुंचा करके यह संदेश देना है कि हम पुनः भारत में विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध और विश्व विजयी सम्राट अशोक महान के विचारों को लेकर आपके पास आए हैं और हम आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपने दिल में स्थान देना चाहते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब विश्व के लोग आपके सामने घुटने टेकेंगे और आपके मित्र राष्ट्र हो जाएंगे। अतिथिगण, माननीय मुखिया जी और ग्राम पंचायत खरिंदा से आए हुए सभी ग्रामीण जनता का मैं स्वागत करती हूँ। ये अशोक स्तंभ जो आज आप सबके उपस्थिति में उद्घाटित हुआ है, ये सिर्फ एक स्तंभ नहीं है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक होने के साथ साथ ये हमारी जो विभिन्नता में एकता है उसको दर्शाता है। इसकी स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा इसी उद्देश्य से की गई थी कि हमारा जो भारत है वो अटूट है और यहाँ के लोग जो है भेदभाव से ऊपर उठकर अपने मन में एकता की भावना रखते हुए हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति तत्पर रहेंगे। और दूसरी चीज़, मैं ये अशोक क्लब का स्वागत करती हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किए हैं पूरे ये प्रखंड के लिए बहुत खुशी की बात है। और रही बात कि आपने अभी कहा कि शौचालय और पेपर ब्लॉक की बात है, तो ये माननीय मुखिया जी के द्वारा जरूर किया जाएगा और जिससे कि आप लोग को कोई भी प्रोग्राम करने में यहाँ पे असुविधा ना हो, सही ढंग से कार्यक्रम संपादित हो, इस साल भी, अगले साल भी और आने वाले सभी सालों में। यहाँ पे उपस्थित हमारी बहनों से मेरा यही निवेदन है कि चूँकि कोई भी पद आप देखते हैं यहाँ इतने विशिष्ट अतिथि आए हैं, वो पद धारक हैं, तो कोई भी पद जो मिलता है उसके लिए खुद परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए समाज की जो बंधने हैं उससे ऊपर उठ के आना पड़ता है। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपका ना परिवार साथ देता है और ना ही समाज साथ देता है। तो अपने कर्तव्यों के लिए, अपने सपनों के लिए आपको खुद आगे आना होगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, क्योंकि आज हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी योजनाओं का, चाहे शिक्षा से संबंधित हो या जीविकोपार्जन से संबंधित हो, आप लोग उसका लाभ उठाते हुए अपने जीवन में उन्नति लाएंगे और अपने कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। गांधी का चश्मा तो चला गया सफाई में, अब अकेले गांधी जी बचे कहाँ जाए बिछाने। अगर प्रतीकों वाले होते तो शायद गांधी जी की जगह उनका चश्मा होता, लेकिन चश्मा को तो भेज दिया टॉयलेट में, जाओ उधर। समझ आया? प्रतीकों की पूजा हमारे। तो मोर क्या है? मोर का कैरेक्टर है, वो नीला है ना, नीला। तो अशोक का राज्य कहाँ था? कलिंग। कलिंग जो ट्रेन जाती है उसका नाम जानते हैं क्या है? नीलांचल एक्सप्रेस। कभी देखा आपने जो पूरी जाती है ट्रेन, उसका नाम क्या है? नीलांचल एक्सप्रेस। यानी वहां जाती है जहां का अंचल नीला था, यानी जहां का झंडा नीला था और मोर उसका प्रतीक चिन्ह था। तो ये प्रतीक मोर क्या है? अब मोर कैरेक्टर क्या है? वो क्या खाती है? सांप, बिस्तर को खाता है। मोर क्या खाता है? सांप खाता है। और सांप को खाने पर बेहोश हो जाता है, खुश होकर नाचता है। मैं विष खा के भी नाच रहा है मोर। तो भारतवर्ष का नागरिक भी ऐसा होना चाहिए कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, उसको खा जाओ और खा करके मोर की तरह नाचते रहो। और शायद वो मोर वाला कैरेक्टर ना होता तो शायद मैं भी यहाँ ना आता, मैं भी दुख मनाता रहता, गम मनाता रहता। क्यों मनाऊंगा? जो नहीं मेरे हाथ में, उस पर मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ जाना मेरे हाथ में है, वो मैं कर सकता। तो एक जो प्रतीक चिन्ह बने, जलेबी बता दूं, बहुत ज्यादा समय लगेगा। जलेबी आप बता दूं, खाली बहुत ज्यादा चर्चा रहता है। रसगुल्ला क्यों नहीं बन गया भाई, इतना बढ़िया मिठाई? रसकदम क्यों नहीं बन गया? लड्डू क्यों नहीं बन गया? भोग लागे संत करे सेवा, लड्डू का भोग लागे, हर जगह लड्डू का भोग लग रहा है। हमारे यहाँ जलेबी का भोग क्यों लग रहा है? पहले 15 अगस्त मनाई तो कौन सी मिठाई बढ़ती है? अब क्या बन रही है? तो
हो गई वो यहाँ मिठाइए ना इहो तो मिठाइए ना वो खाए चाहिए खा। अरे वो घरे ना चाहे मंदिर चाहे मस्जिद तो घुस ना मंदिर में क्या देखा कोई मंदिर। तो जितना फर्क मंदिर और मस्जिद में है उतना ही फर्क जिलेबी और लड्डू में है। समझना पहले जिलेबी कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी, उसका शुरू का पता और अंत का पता। आदि कहाँ है पता नहीं, अंत कहाँ पता नहीं। टेढ़ा मेढ़ा जरूर दिखती है लेकिन जहां स्विच होएंगे तो क्या निकलेगा? और रस कैसा होगा? किधर वाला, इधर वाला, किधर वाला? किधरों से पूछेंगे तो मिठाई निकलेगा, कहीं रस निकलेगा। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे हम भारत के लोग अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग परंपरा, कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कितने टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन हर भारतीय के अंदर एक ही आवाज निकलती है, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। इधर कुछ दिन से जिलेबी गलत सिरा में डाल दी गई, ये गलत सिरा में डाल दी गई। कहीं से पूछो तो हिंदू निकलता है, कहीं से पूछो तो मुसलमान निकलता है। इसका मतलब हलवाई बदल गया तो मिठाइयों बदल गई, हलवाई बदल गया तो मिठाइयों में बदल गई, गलत सिरा में पड़ गया, कहीं से हिंदू मुसलमान का सिरा निकल रहा है। तो जिलेबी टेढ़ी मेढ़ी जरूर है लेकिन जहां से चुभोएंगे वो मीठा ही रस निकलता है। तो रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। इस बात का संदेश हमारी जिलेबी देती है, जो लड्डू नहीं दे पाएगा, जो रसगुल्ला नहीं दे पाएगा। समझाया? तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो एक दिन में संभव नहीं है। आज मैं विशेष रूप से इस होंकार को, ये होंकार की पूर्वी जो होंकार है, ये तलवार की टक्कर है न धनुष की टंकार है। ये जो होंकारपुर की जो होंकार है ये तलवार की टक्कर है न धनुष की टंकार है। ये तो गौतम बुद्ध के धम्म की मधुर झनकार है, गौतम बुद्ध के धम्म की मधुर झनकार है। और ऐसी झनकार है कि अशोक की लड़ाई जो है ना, इसमें कोई जीतता है ना कोई हारता है। आने वाले समय दुनिया दो भाग में बंटने वाली है, एक अहिंसकों की और एक हिंसकों की। जो हिंसक होंगे उनके पास तेगा तलवार होगा और जो अहिंसक होंगे उसके पास गौतम बुद्ध का धम्म होगा। तो अमेरिका खड़ा होगा एटम बम लेके, हम खड़े होंगे गौतम बुद्ध का धम्म लेकर, विश्व के मंच पर खड़ा होंगे। धम्म की ताकत कहां तक जाएगी इसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन एटम बम की ताकत की सीमा है, वो कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी। और अगर बम जीत गया तो जीतने वाला भी मर जाएगा और हारने वाला भी मर जाएगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे। लेकिन संजोग से गौतम बुद्ध का धम्म जीत गया तो जीतने वाला भी जीत जाएगा और हारने वाला भी जीत जाएगा। उसका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। तो हम सम्राट अशोक क्लब के उन सारे लोगों को बधाई देता हूं और इस होंकार के लोगों का नमन करता हूं, और खासकर उस नौजवानों का जिन लोगों ने अपने गाढ़ी कमाई से कुछ कमाई का हिस्सा निकाल करके, जिनसे उनकी खुद की सुगंध कम न हो, उस सुगंध को निकाल के जो स्तंभ खड़ा किया है। आने वाले समय में इतिहास आपको याद करेगा। कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा लिख जाओ कि लोग पढ़ें, या तो ऐसा कर जाओ कि लोग लिखें। लोग लिखें तो आज क्या हो गया? मजे की बात है कि जो काम देश की बड़ी पंचायत तो करना चाहिए, आज वो काम देश की छोटी पंचायत कर रही है। और आज इस पंचायत के मुखिया और हमारे पंचायत के अधिकारी दिव्या शक्ति जी भी बैठी है और मुखिया जी बैठे हुए हैं। अब क्या चाहिए? आम क्या मुठलियों के दाम। जब दोनों शक्तियां बैठी है और ये राष्ट्रीय चिन्ह है तो इसकी खूबसूरती कैसे बढ़ेगी? अगर मैं कह दूं तो बात हल्की हो जाएगी, अब मुखिया जी और आप मिलकर कर दे तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। ये खूबसूरत कैसे बनेगा? ये आपकी अमानत है, आपका चिन्ह है, आपकी धरोहर है, आपकी भावनाएं हैं, और ये कैसे गौरवशाली बनेंगी, आपके साथ हम सबका कर्तव्य है। तो आइए हम सब मिलकर के दुनिया को एक खुशहाल बनाएं, स्वस्थ बनाएं और एक अखंड भारत के लिए दुनिया को प्रेरित करें। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सब लोगों ने मेरी बातें सुनी। ओहो, बोल रहा है कि बाघ मैंने कहा होता है, शेर वाला तो हो गया। जल्दी जल्दी करता हूँ।
बाघ, राष्ट्रीय जानवर क्या है? बाघ। बाघ का कैरेक्टर क्या है? बाघ का कैरेक्टर है कि अपनी एरिया में उसकी एरिया होती है और उतना ही दूर उसकी एरिया मानी जाती है कि जहां तक वो शाम तक लौट आए। बोलता नहीं कि बाघ है तो मान लीजिए वो 10 किलोमीटर चला गया, अब एक ही शेर, एक ही जंगल में कई बाघ रहते हैं, तो कैसे तय होगा कि कौन से बाघ की कौन सी एरिया है? तो एक बाघ अपनी मार्ग से निकलता है और निकलने के बाद वो शाम तक उतना ही दूर जाता है जहां से शाम तक अपने मार्ग में लौटा है। उस एरिया में दूसरा बाघ अब नहीं जा सकता, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के साथ वही व्यवहार करता है जो सिकंदर ने कुरु के साथ किया था। एक राजा का सम्मान है कि वो राजा है तो मैं भी राजा हूं, तो उसके एरिया में हमें नहीं घुसना है। उसके एरिया में कौन घुसेगा? उसके एरिया में बाघिन घुस सकती है, वो भी केवल प्रजनन के लिए, बस प्रजनन के लिए बाघिन जाएगी उसके एरिया में, बच्चे जन्मेगी, पालन पोषण करेगी, फिर उस बाघ की भी अपनी एरिया हो जाएगी अपने बाप के अलावा। इसीलिए राष्ट्रीय क्यों है? हमारे क्षेत्र का विधायक है, सांसद है, मुखिया है, ये सब बाघ है अपने देश के। तो इनको शाम तक जितना इनका चुनाव क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक दौरा जरूर रोज करना चाहिए, एक दौरा जरूर करना चाहिए। नहीं तो पता चला जीतते समय मोबाइल ऑन था, अजीत गए तो मोबाइल ऑफ हो गया। अब विधायक का फोन नहीं मिल रहा है कि सम्राट अशोक ने क्या कहा था कि जिसके पास संपूर्ण समय, सुनिएगा ध्यान से, जिसके पास संपूर्ण समय प्रजा के लिए ना हो उसे गांव का मुखिया और देश का राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप अपने परिवार के थे जब मुखिया नहीं थे, और जब हो गए तो जब भी गांव का कोई व्यक्ति जाए तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि संपूर्ण समय जिसके पास अपनी प्रजा के लिए ना हो उसको प्रजा का पालक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही बाघ हमारा कैरेक्टर है इसका, जो हमारा संदेश देता है कि उसके एरिया एक बार निश्चित है तो इसको भी अपने एरिया में जाना चाहिए। और मुखिया जी के एरिया में कौन घुस सकता है? बाघिन। बाघिन है कि ना भाई, मेरी बाघिन बीमार है तो प्रजा का काम बाद में, पहले बाघिन को देखना है। उसकी एरिया में एक ही जा सकता है, उसका नाम बाघिन है, तो सबकी बाघिन होती है, सबका अपना बाघिन है। तो इस तरह से बहुत बड़ा व्याख्या है। ये जो संविधान को 2 बरस 11 में 18 दिन में बनाया गया था उसको 2 घंटे आधे घंटे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबों का बधाई देते हैं और खासकर हुंकारगंज के लोगों का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जो बीज मैंने 20 से कई साल पहले यहाँ लगा के गया था, 21 साल पहले उसकी पीड़ा उठी थी, 21 साल पहले वो प्रसव पीड़ा उठी और डिलीवरी आज हो गई। डिलीवरी आज हो गई। अब आज सोहर चलेगा ना उधर रात में, सोहर चलेगा ना, कहाँ वहाँ करते हैं और वहां ले जाने के बाद जब वो होश में आता है तो जो वहां लोग खड़े हैं वहां उनको पहचानता ही नहीं, हो उसकी यादाश्त चली गई। अब जिस घर में वो रखा जाने लगा, पलने लगा, उसी घर को अपना घर समझने लगा, वो उसी के घर के पुआ फूफा मौसा मौसी को अपना पुआ फूफा मौसा मौसी समझने लगा, उसी घर के 30 त्योहारों को अपना त्योहार समझने लगा, उसी घर के देवी देवताओं को अपना देवी देवता समझने लगा। पूरा पिक्चर ऐसे ही चल रही थी। अचानक पिक्चर के अंत में क्या होता है, क्योंकि एक चोट से यादाश्त गई थी, अब उसी में अंत में खलनायक से मारा मारी होती है और एक फाइट लगता है, वो जाके एक पत्थर पर गिरता है और गिरने के बाद फिर बेहोश हो जाता है। अब बेहोश हो जाने के बाद फिर उसको अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन इस बार जब होश में आता है तो उसकी दुनिया बदल चुकी रहती है। इस बार जब आया तो जो पुराने वाले फूफा मौसा मौसी थे वो तो आप कौन है, आप कौन है, ये कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, ये कौन देवता है, ये तो हम कभी देखे ही नहीं है, ये तो हमारे कुल खानदान में सब था ही नहीं कभी। तो जो पागल थे उस समय में कहीं कहां से पागल हो गया, अभी तक तो ठीक था ही। चोट लगने पर लोग पागल होते हैं, चोट लगने पर होश में कैसे आ गए। अब वो तलाशता है कि कहाँ हमारा वो बाप है, कहाँ हमारा वो संस्कृति है, कहाँ हमारा वो त्योहार है, कहाँ हमारा वो देवता है, उसकी तलाश में लग जाता है, तलाश में लगता है। और तलाश में जब शुरू करता है तो सब कुछ खोजता है और तलाशते तलाशते जब उसकी यादाश्त वापस आती है तो अब जब अपने बाप को पाता है, उसी यादाश्त को वापस आने का नतीजा है कि आप यह स्तंभ खड़ा किए हैं। ये रिटर्न टू मेमोरी का कमाल है।
यादाश्त वापस आने का कमाल है। कैमूर पहले भी था, हिमालय पहले भी था। कोई भी देश किसी नदी से महान नहीं होता है, किसी भी देश पर्वत और पहाड़ों से महान नहीं होता है। कोई भी देश, कोई भी राजा इसलिए महान नहीं होता क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य उसका है। कोई भी देश नेता, नीति और नियत से महान होता है। वो नेता कैसा है, उसकी नीति कैसी है, उसकी नियत कैसी है, इस पर महान होता है। और आज वही यादाश्त जो वापस आ गई, तो आप पुनः अपने आप को उसी रूप में सजाने की कोशिश कर रहे हैं जिस रूप में आप विश्व गुरु और विश्व विजेता थे। सफलता कोई आश्चर्य नहीं है, सफलता किसी घर आती नहीं है। सफलता उस दिन आती है जब आप सफलता के लायक हो जाते हैं। आपको लायक बनना होता है। सत्ता आपके घर आएगी नहीं, आपको सत्ता के लायक बनोगे, अपने आप को उस लायक बनाना होता है, तब वो चीज आपके पास आ जाती है। किसी घर में शादी पड़ती है तो शादी से पहले 10 दिन पहले क्या करते हैं, घर को रंगते हैं, पोतते हैं, चुना, डिजाइन, जो जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के हिसाब से घर को सजाता है। क्यों सजाता है? उसके घर में कौन आने वाली है? कौन आने वाली है? दुल्हन आने वाली है। तो दुल्हन आने वाली तो सजाते क्यों है? क्या उसके पहले जानवर आ रहे थे क्या घर में? क्या मेरी माँ दुल्हन नहीं थी, मेरी चाची दुल्हन नहीं थी? क्यों सजाया जाता है? उसके पहले क्या जानवर आते थे? नहीं, आपके लायक वो घर था, अब उसको दुल्हन के लायक आपको बनाना पड़ता है। और जब आपके घर दुल्हन आती है उसके पहले आप रेडी होते हैं, तब दुल्हन आती है। आजकल क्यों भाग जाती है? इसलिए कि टेंट है तो शादी हो रहा है, घर वैसा नहीं तब भी समझती है ऐसा ही है। घर वैसा नहीं है, 2 दिन के लिए टेंट हाउस तो बन गया, ऐसा ही हम राजा पहले भी थे। घर में आए तो पता चला राजा नहीं तो प्रजा का आदमी है। और पहले घर में आ रहा शादी होती थी तो घर में सब कुछ होता था, तो घर में आके वो दुल्हन टिकाऊ होती थी। अब कहाँ हो रहा? उसी तरह हमको उस लायक बनना पड़ता है, कोई चीज आपके लायक नहीं बनने वाली। आप बोलते हो विश्व विजेता, विश्व गुरु, आप पुनः बन सकते हो, लेकिन आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। पानी अगर 100 डिग्री पर बॉयल होता है तो पानी ये नहीं जानता कि मुझे गर्म करने वाला गरीब है कि अमीर है। पानी ये नहीं जानती कि मैं चूल्हे पर हूं या चूल्हे के नीचे हूं। पानी ये नहीं जानती कि इस घर लकड़ी है कि नहीं है, इसके घर में गैस सिलेंडर है कि नहीं, वो कुछ नहीं जानती। पानी सिर्फ इंतजार करते 100 डिग्री होने का, और 100 डिग्री जिस दिन हो जाएगा, लाख प्रयास करते रहो फिर भी वो बॉयल हो जाएगा। तो अभी जो अशोक स्तंभ बन रहा है, ये सब अभी आप मोरे जी समझा रहे थे कितना स्तंभ बना है। ये स्तंभ नहीं है, ये पानी गर्म करने का लकड़ी है। अभी तो कुछ स्तंभ लगे हैं तो बिहार सरकार गर्म हो गई कि अशोक कश्मीर की छुट्टी घोषित कर दिया। अभी कुछ ही लकड़ी लगी अशोक स्तंभ के बिहार सरकार को मैं बधाई देता हूँ, आभारी हूँ नीतीश कुमार जी का, जो बिहार पहला प्रांत है पूरे भारत में जो सम्राट अशोक के जन्मदिन पर अवकाश घोषित किया हुआ है। तो अभी तो इतने छोटे स्तंभों से स्टेट गर्म हुआ है कि जितना ज्यादा लगेगा ना वो दिल्ली भी गर्म हो जाएगी। तो आपके हाथ में जो है आपको वो करना है, दूसरे के हाथ में क्या है वो आपके हाथ में नहीं है। बारिश को आप रोक नहीं सकते, छाता आप खरीद सकते हो। मच्छर को आप रोक नहीं सकते, मच्छरदानी खरीद सकते हो। जाड़ा को कम नहीं कर सकते, स्वेटर खरीद सकते हो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में अपने आप को काबिल बनाना है। अभी भीष्म जी बोल रहे थे कि सत्य को बोल रहे थे कि सत्य बोलने से, सत्य बोलने वाला, जब सत्य आप बोलते हैं तो क्या होता है जानते हैं? सच जब बोलते हैं तो सच बोलने वाला खतरे में पड़ता है। सच जब बोलते हैं आप तो सच बोलने वाला खतरे में पड़ जाता है। कब मार दिया जाए उसे? अच्छा ही सच बोलने वाले जगदेव बाबू आज नहीं रहे हमारे बीच। जगदेव बाबू नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? क्योंकि सच बोलते थे, और सच बोलने वाला हमेशा खतरे में रहता है। लेकिन सच को धारण जब कर लेता है वो,
तो खतरे में नहीं रहता, अब झूठ खतरे में हो जाता है। तो आप सच बोलो मत, खतरे में हो जाओगे। सच को धारण करो, झूठ खतरे में हो जाएगा। तो आज आपने सच को क्या किया है? ये धारण किया है। आपको किसी के खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जो करना है करते चले जाओ। आप लाइट जलाना है आपको, तो अंधेरे को गाली देने से जल जाएगा क्या? अंधेरे को रात दिन गाली देंगे तो जल जाएगा क्या? अपनी बैटरी बढ़ाओ ना, बस बैटरी का पावर बढ़ाओ, लाइट बढ़ती जाएगी, अंधेरा भागता जाएगा। तो देश में सांप्रदायिकता तब तक रहेगी जब तक देश में राष्ट्रीयता पैदा नहीं होगी। देश में मस्जिद के तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो राष्ट्रीय चिन्ह घर घर नहीं हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। जैसा हम चित्र राष्ट्र चिन्ह देखेंगे, हमारा चरित्र भी वैसा ही बनेगा। जब हम पूरी साल अपने अपने धर्म का महोत्सव मनाते रहते हैं, तो क्या एक दिन 26 जनवरी मना लेने से राष्ट्रीय भावना पैदा हो जाएगी? वो भावना नहीं पैदा, खाली रिफ्रेश हो गए कंप्यूटर की तरह, प्रिंट आउट वही निकलेगा जो पहले वाला था। तो अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमारे अपने यहाँ से होती है, खुद से होती है। और यही सब उसी का प्रमाण है। अभी हमारे साथियों ने विषय रखा है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता में राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या महत्व है। क्या महत्व है? यह महत्व तब बनेगा जब इससे उठने वाली जो भावना है, आम लोगों की नजर में पत्थर होगा। ये क्या है? पत्थर है। आप लोगों की नजर में मैं भी 206 हड्डियों का एक पुतला हूं, और क्या हूं? 206 हड्डियां सबके पास है, 206 मेरे भी है, लेकिन उसी 206 से पायस हो गया, उसी 206 से कोई यहां बैठा है, और उसी 206 से कोई यहां बैठा है। क्या है उसमें ऐसा? क्या खास है ऐसा? तो तार से बिजली नहीं जलती है, तार में करंट कितना पावर का है, बिजली उससे जलती है। उससे कितना पावर का करंट है, बिजली उससे जलेगी। और जितना पावर आपके पास रहेगा, आप उजाला भी उतना ही कैटेगरी का फैलाएंगे, उतना ही पावरफुल फैलाएंगे। तो आज जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो बना हमारा, इसकी क्या जरूरत पड़ रही? क्यों हमारे साथियों ने सोचा कि इसकी यहां बनना चाहिए? क्योंकि 1 करोड़ लगा के अगर कोई मंदिर बनाता है और बारिश शुरू हो गई, तो कोई मुसलमान बचने के लिए उस पर नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। और 1 करोड़ की मस्जिद अगर बन गई, अगर मुर्दे को कर रहे हो तो स्तुति कहलाती है, वंदना कहलाती है, और जिंदा करे तो चमचागिरी कहलाती है। किसी को खुश करने के लिए अगर वो जिंदा व्यक्ति है, उसको खुश करना चाहते हो, तो जो कुछ आप बोल रहे हो चमचागिरी है। और वही किसी मूर्ति की कर रहे हो, किसी मरे व्यक्ति की कर रहे हो, तो उसको स्तुति और वंदना कहते हैं। ये शब्दों का खेल है भाई। हवा बह रही है, पवन, सब शब्दों का खेल है, और शब्दों का समझ आएगा तभी तो सब दुनिया समझ आ जाएगी कि दुनिया कैसे चल रही है। तो आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अब मोर ही क्यों बना? कोयल थी, हंस था, तमाम पक्षियां थी, मोर में क्या खासियत? क्योंकि इस अखंड भारत का निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ? मौर्य गणराज्य। और मौर्य गणराज्य का नाम इसीलिए मौर्य गणराज्य पड़ा क्योंकि हम मोरों का शहर था, मोरों का शहर था। तो जब भारत अखंड बना और जिस दिन से लागू हुआ संविधान, तो हम उस दिन को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जहां से हम अखंड का जिसके निर्माता ने शुरू किया था, उसको भूलना चाहिए क्या? तो इसलिए चंद्रगुप्त को हम नहीं भूले, क्योंकि हमारे देश में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, हमारे देश में प्रतीकों की पूजा होती है। व्यक्ति की पूजा अभी 10-20 सालों से होना शुरू हो गई है, पहले प्रतीकों की पूजा हुई थी। आपके अशोक, आपका जो पैसा है, रुपया, उस पर अशोक का फोटो है कि उनका चिन्ह है? प्रतीकों की पूजा होती है। सर्वप्रथम संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले एक महान दार्शनिक, एक महान वैज्ञानिक, एक महान चिंतक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए, मैं इस देश में जन्म लिए उन तमाम महानायकों को नमन बंदन करता हूं
जिनके त्याग और बलिदान के बदौलत आज आप और हम यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही मंचासीन अतिथियों में हम सबके सम्राट अशोक क्लब के सम्मानित अध्यक्ष, इस परिवार के पिता डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी का नमन वंदन करते हुए, हम सबके विचारक, हम सबके जुबा में जो शब्द हम बोल रहे हैं उसकी प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग देने वाले हम सबके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जिनके संसर्ग में इस संगठन में आने के बाद मैंने बहुत धैर्य और शालीनता को सीखा है, शीतलता को सीखा है, हमारे राष्ट्रीय महाप्रबंधक महोदय डॉक्टर आरपी मौर्य, उनका भी मैं नमन वंदन करता हूँ। साथ ही तमाम हमारे सम्राट अशोक क्लब के जांबाज कार्यकर्ता, क्रांतिकारी साथी, जिनसे मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता हूँ और आह्लादित होता हूँ कि मैं इतने सुंदर परिवार में आकर जुड़ गया। शायद मैं जहाँ था, शायद मुझे लगता था कि मैं ही अहले जिंदगी जी रहा हूँ सर, क्योंकि जहाँ मैं था शायद इंडिया में नहीं होता, आउट ऑफ इंडिया होता, और देश दुनिया की जो भी भौतिक सुख होती है वो शायद मेरे पास होती, आज भी होती, लेकिन उससे कहीं अधिक होती। और मैं बार बार कहता हूँ, अभी तो मेरा एक पासपोर्ट भरा था, शायद दूसरा भी भर जाता, लेकिन आप लोगों के कारण दूसरा पासपोर्ट मेरा आधा ही रह गया। लेकिन फिर भी मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों के साथ जुड़कर कि उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसलिए आज इस कार्यक्रम में, इस गांव में, इस हुंकारगंज की माटी को नमन करता हूं, और उससे भी पहले इस माटी सृजन के बीच संपूर्ण मातृशक्ति को प्रणाम सादर नमन करता हूं, तथा जिसका नाम अभी हमारे पूर्व के वक्ता महोदय ने लिया, इस देश में एक ऐसी माँ पैदा ली जिसको हम कहते हैं शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, उनको प्रणाम करते हुए मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ मंचासीन अतिथि सावित्रीबाई फुले को प्रतिबिंबित करती हुई हमारी छोटी बहन, जो आज उसको यहाँ इस मंच से प्रतिबिंबित कर रही है और कह रही है कि हाँ, इस देश में सावित्रीबाई फुले थी और जिसने क्रांति की उसी का मैं प्रतिरूपा यहाँ बैठी हूँ। इसलिए इस बात का एहसास कराना इन तमाम माताओं और बहनों का, आपका यहाँ बैठे रहना, आपका यहाँ पूरे कार्यक्रम में बैठे रहना, ये मात्र एक अतिथि भर का नहीं है। आप एक सिर्फ अतिथि नहीं हैं, आप ये अपने आप को महसूस कीजिए कि आप जितनी देर यहाँ बैठेंगे, इस गांव की बहू बेटियां, माँ बहन और आने वाली पीढ़ी माता सावित्रीबाई फुले को याद करेंगी और उनके पथ पर चलने के लिए अग्रसर होंगी। ये आप उनको प्रतिबिंबित कर रही हैं। इसलिए मैं तो जो हमारी आज यहाँ उपस्थित हैं बीपीआरओ मैडम, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इसी मंच पे नहीं, ये मेरा करबद्ध प्रार्थना है, इसी मंच पे नहीं, जब कभी भी आपको ऐसे सार्वजनिक, ऐसे तो आप लोक सेवक हैं ही, जब कभी भी आपको ऐसे सार्वजनिक मंच पे जाने का मौका मिले तो आप कम समय नहीं बल्कि बहुत अधिक समय लेके आइए। किस लिए? इसलिए नहीं कि ये कौम बैठी है, इसलिए कि ये कौम बैठी है। इसको आपको पथ दिखलाना है। जब ये देखेंगे, क्योंकि जिस कौम से आप आती हैं उस कौम का इस देश में क्या हाल है, आपसे बेहतर पढ़ने लिखने के बाद कोई नहीं समझता होगा। और उसी की लड़ाई सम्राट अशोक क्लब भी उस संस्कृति की लड़ाई लड़ रही है। जहां तक बात विषय वस्तु की है, तो आज के विषय वस्तु पे मैं तो पहले ही बोला, हम लोग जो बोल रहे हैं, मैं छात्र था भाई टेक्निकल, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन इतिहास को पढ़ा कब, जब बीपीएससी की तरफ गया, उधर मेंस लिखा, और जब से 8 साल 10 साल से जब दिल्ली या अदर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं इतिहास अपने डॉक्टर साहब से सीख रहा हूँ शायद वो उधर सिलेबस में भी नहीं था। और आज के डेट में मैं पहले भी आपको बताते रहा हूँ कि
इस बिहार में ही कम से कम हमारे जो है स्टूडेंट 17 बीपीएससी वाले जो है एसडीएम और उस रैंक के पदाधिकारी हैं। लेकिन इतना पढ़ाने के बाद भी जब मैं सर के सामने आता हूं तो अपने आप को अधूरा पाता हूं। इसका मतलब कि कभी भी ज्ञान का घड़ा किसी का भरता नहीं, कभी भी ज्ञान का घड़ा किसी का भरता नहीं है। इसलिए मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा जब हमारे यहाँ पे गुरुजी उपस्थित हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आप तमाम कार्यकर्ताओं से और हुंकार गढ़ की माटी से। इसलिए सिर्फ ये बात आप ध्यान से सुनिएगा जो आपने यहाँ स्थापित किया है, बेवजह दिल पे न कोई बोझ भारी रखिए, बेवजह दिल पे न कोई बोझ भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है इस जंग को जारी रखिए। बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहेंगे इसकी चिंता न कीजिए, कितने दिन जिंदा रहेंगे इसकी चिंता न कीजिए, किस तरह जिंदा है इसकी खुमारी रखिए। और बात है प्रतीक की, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की, तो देखिए मंच से या कहीं भी इंसान जो है दो बातों को बोलता है अपने जीवन में भी, कभी भी या तो झूठ बोलता है या तो सच बोलता है। नहीं, या तो वो झूठ बोलता है या तो सच बोलता है, बीच का कभी कुछ नहीं बोलता है। तो चाहे इस मंच के माध्यम से, चाहे पूर्वज के इतिहास के माध्यम से, पूरे भारत के इतिहास से, आपके घर परिवार में कभी भी आदमी दो ही चीज बोलता है कि तो झूठ मत बोलो सच बोलो, यानी दो ही बातें रह जाती हैं, झूठ नहीं बोलो या सच बोलो। और मैं कहता हूं कि इसमें तीन वाक्य आते हैं। एक झूठ बोलना, जो सबको झूठ बोलना नहीं चाहिए, माँ बाप गुरु शिक्षा सब हमें सिखाते हैं कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। लेकिन एक बात शायद मेरे बाप और मेरे गुरु ने भी नहीं सिखा पाया, जो यहाँ के गुरुओं ने मुझे सिखा दिया, और जो इतिहास के पन्नों में मैंने जब खोजा तब जाके पता चला कि अरे भाई ये तीसरा वाक्य तो सबसे कड़ा और महंगा था। वो तीसरा शब्द क्या था? झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए? सर सच बोलना चाहिए। इतना ही सहज और इतना ही काफी नहीं है। सच बोलना चाहिए सबको पता है, लेकिन सच को धारण करना चाहिए ये किसी को पता नहीं। सच सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन सच को धारण करना, अपने अंदर उतारना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, दुनिया का सबसे कठिन काम है। और शायद इस देश में जितने भी महानायक और महापुरुष हुए, चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध हो, चाहे वो माता सावित्रीबाई फूले हो, सम्राट अशोक महान हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, ललई सिंह यादव हो, पेरियार रामास्वामी हो, कोई भी व्यक्ति, उन्होंने क्या किया? सच को सिर्फ बोला नहीं, सच को क्या किया? धारण किया, अपने जीवन, अपने मन मस्तिष्क अंतर मन में उतारा, जो तीसरा वाक्य था। और याद रखिए, जब तक हम और आप सच बोलते रहेंगे उससे काफी, उससे कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि उस सच को धारण नहीं करेंगे। और आज से आपको हमको क्या सोचना होगा? सच बोलने से काम नहीं चलेगा, सच को क्या करना होगा? धारण करना होगा। और शायद राष्ट्रीय एकता और अखंडता में जिन प्रतीकों को लिया गया, चाहे वो राष्ट्रीय पक्षी हो, राष्ट्रीय पशु हो, राष्ट्रीय वाक हो, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो, जिन प्रतीक चिन्हों को लिया गया वो सिर्फ सच बोलते नहीं बल्कि सच को धारण करते थे। इसलिए उनको अपने देश ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया। और धारण करने का वजह ही है कि इस देश की, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता आज तक अछूत और बरकरार है। हम कहते हैं कि विविधता में भी एकता है। ये राष्ट्रीय, अब गिन लीजिए, आजादी के पहले और आजादी के बाद जान की बाजी लगाकर आज तक आपकी आंखों को खोलने के लिए पोलियो ड्रॉप्स लेकर गांव-गांव घूम रहा है और आपकी आंखें खुल नहीं रही है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब वो पोलियो ड्रॉप्स वाला विद्वान व्यक्ति कोई आए तो उसका सहर्ष स्वागत कीजिए और ड्रॉप्स को पीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर नहीं पिएंगे
तो ये जान लीजिए कि एक जमाने में माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा का पोलियो ड्रॉप्स लेकर चली थी, लेकिन उस पोलियो ड्रॉप्स को मात्र मेरी एक बहन पी और स्टेज पे आ गई और बाकी बहन पीने से मन का इनकार कर दी, तो आज वहीं की वहीं खड़ी है। इसलिए कोशिश कीजिए कि उस पोलियो ड्रॉप्स को पिए और उसको आत्मसात कीजिए। इसलिए इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये बात कहूंगा कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो भगवान बुद्ध हैं, बाबा साहब अंबेडकर हैं, उन्होंने सच को सिर्फ बोला नहीं, सच को अपने जीवन में उतारा। चाहे महात्मा गांधी को ही ले लीजिए भाई, आधी धोती में रहना कोई आसान काम है क्या? तो ठीक है, कुछ तो सच को जीवन में उतारा। इसलिए जितने भी महानायक हुए हैं उन्होंने सच को उतारा है। और अंत में जाते जाते फिर से वही बात कहूंगा कि बादलों के दरमियान तो कुछ साजिश हुई है, बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई है, और मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई है। बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई है, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई है। उसकी भी जिद है बिजलियां वहीं गिराने की, और मेरी भी जिद है आसियां वहीं बसाने की। इसलिए इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सजग भारत, श्रेष्ठ भारत, जय भारत।